क्रिस बमस्टेड द फेस ऑफ क्लासिक फिजिक्स डिवीजन। हमने मोस्टली क्रिस को जीतते हुए देखा है ओलंपिया के स्टेज पर। पीक कंडीशन और क्लासिक डिवीजन को क्रिस बमस्टेड के नाम से ही जाना जाता है। बट एक टाइम ऐसा भी था जब ओलंपिया के 4 वीक्स पहले क्रिस को हॉस्पिटलाइज करा गया था क्योंकि उनकी हेल्थ बहुत ही ज्यादा क्रिटिकल हो गई थी। हम में से ज्यादातर लोगों ने क्रिस की सक्सेस देखी है, बट उसके पीछे का स्ट्रगल क्या होता है वो आज हम बात करेंगे इस वीडियो में। कैसे ये इस बॉडी बिल्डिंग इंडस्ट्री में आए, क्यों क्रिस बमस्टेड क्लासिक डिवीजन में अनबीटेबल है और क्या हम क्रिस को ओपन डिवीजन में कम्पीट करते हुए देख सकते हैं। तो वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो और बात करते हैं क्रिस बमस्टेड की स्टार्टिंग की। क्रिस एक कनाडियन बॉडी बिल्डर है। हाई स्कूल से ही क्रिस ने वेट लिफ्टिंग स्टार्ट कर दी थी क्योंकि इनका स्पोर्ट्स में इन्वॉल्वमेंट ही कुछ ऐसा था। ये बास्केटबॉल, बेसबॉल और फुटबॉल जैसे स्पोर्ट्स में काफी ज्यादा अच्छे थे और इतना ज्यादा स्पोर्ट्स में इन्वॉल्वमेंट और साइड बाय साइड वेट लिफ्टिंग करने की वजह से इनकी एक बेसलाइन फिजिक तभी बन चुकी थी। क्रिस ज्यादातर हैवी कंपाउंड मूवमेंट्स पर फोकस करते थे जैसे डेडलिफ्ट्स और स्क्वाट्स, और ये इतने ज्यादा गिफ्टेड थे कि उस टाइम पर ही इनका स्ट्रक्चर, इनकी फिजिक की ग्रोथ बहुत आउटस्टैंडिंग थी, इन पर्टिकुलर इनके लेग्स की ग्रोथ। और ये सरप्राइज भी नहीं है क्योंकि इनकी आइडल क्रिस के वर्ड्स में ही उस टाइम के लेजेंडरी बॉडी बिल्डर टॉम प्लाट्स हैं, जो आज तक बेस्ट लेग्स, बेस्ट स्क्वाट्स इन बॉडी बिल्डिंग हिस्ट्री के लिए जाने जाते हैं, जिन्हें फादर ऑफ क्वाड्स भी बोला जाता है। इसके अलावा क्रिस ने बैरी डीमैन, जो कि एक 80s के बॉडी बिल्डर हैं, और आर्नल्ड श्वार्ज़नेगर को भी एक इंस्पिरेशन की तरह से देखा। बट क्रिस की बॉडी बिल्डिंग करियर की शुरुआत हुई जब वो इयान वलैर से मिले। जी हाँ, इयान वलैर, वही जो ओपन डिवीजन में कम्पीट करते हैं। ये कभी मिस्टर ओलंपिया जीत तो नहीं पाए, बट आज जो क्रिस की सक्सेस है उसमें इनका बहुत बड़ा हाथ है। इयान वलैर भी कैनेडियन है और ये क्रिस बमस्टेड की सिस्टर के बॉयफ्रेंड थे उस टाइम पर, एंड ऑलरेडी प्रोफेशनली कम्पीट किया करते थे। जब वो क्रिस से मिले फॉर द फर्स्ट टाइम, ही न्यू कि क्रिस में वो पोटेंशियल है जो क्रिस को बहुत नाम कमा के दे सकता है। इसी रीजन से इयान ने क्रिस को भी ट्रेन करना शुरू किया फॉर द प्रोफेशनल बॉडी बिल्डिंग। इससे पहले क्रिस ने कभी बॉडी बिल्डिंग नहीं की थी। ही वॉज ऑलवेज इन शेप, बट दिस वॉज हिज स्टार्टिंग पॉइंट। 19 साल की एज में क्रिस ने 2014 में अपने फर्स्ट प्रोफेशनल इवेंट में कम्पीट किया और अनडाउटेडली उन्हें जीत हासिल हुई। और एक एक करके क्रिस ने कनाडा के सारे स्टेट लेवल कॉम्पिटिशन्स खेले और उन्हें जीत भी लिया। और 2015 तक कनाडा में ऑलमोस्ट बॉडी बिल्डिंग में जबरदस्त नाम करने के बाद इयान ने उन्हें सजेस्ट करा कि तुम आईएफबीबी में क्यों मूव नहीं करते, क्योंकि कनाडा में ऑलमोस्ट वो सब कुछ अचीव कर चुके थे और वहां पर अब इतना ज्यादा एक्सपोजर उनके लिए नहीं बचा था। और एक और कमाल की बात यह है गाइस कि क्रिस बमस्टेड, इयान वलैर और मलीसा बम, उस टाइम पर ये सिर्फ 3 ही आईएफबीबी प्रोस थे इनकी सिटी ओटावा ओंटारियो में। फिर 2016 में सिर्फ 21 साल की एज में ही क्रिस प्रो कार्ड जीत चुके थे आईएफबीबी नॉर्थ अमेरिकन बॉडी बिल्डिंग कॉम्पिटिशन में कम्पीट करके। और उस टाइम पर क्लासिक फिजिक डिवीजन एक बिल्कुल ही नया डिवीजन था जहां पर क्लासिक लुक, क्लासिक लाइंस और क्लासिक स्ट्रक्चर को एक प्रेफरेंस दी जानी थी, जैसे कि हम 70s और 80s के टाइम पर देखा करते थे। बट जब बॉडी बिल्डर्स इतने ह्यूज तो नहीं हुआ करते थे, बट एक टेपर्ड और मोर एस्थेटिकली प्लीजिंग लुक कैरी करते थे। जब आर्नोल्ड जैसे बॉडी बिल्डर्स 230-240 पाउंड पर कम्पीट करते थे, जबकि आज के टाइम में आप देखोगे तो 5 फीट 7, 5 फीट 8 की हाइट पर भी बॉडी बिल्डर्स इजीली 265-270 पाउंड पर कम्पीट कर लेते हैं। और कहीं अगर उनकी हाइट क्रिस के जितनी हो 6 फीट 1 इंच प्लस, तो इजीली 300 पाउंड भी टच कर जाते हैं। अब बात करते हैं 2017 की। ये वो साल था जब क्रिस ने पिट्सबर्ग प्रो में कम्पीट किया और वहां पर जीत के क्रिस ने क्वालिफाई कर लिया था ओलंपिया के लिए, और अब वो पूरी तरह से तैयार थे ओलंपिया के स्टेज पर कम्पीट करने के लिए। तो गाइस, इतनी ज्यादा यंग एज में प्रो बन गए थे 21 साल की उम्र में, एंड 22 साल की उम्र में ओलंपिया के स्टेज पर थे, जो कि एक बहुत ही बड़ी बात है। और फिर अपने करियर के फर्स्ट ओलंपिया में जब क्रिस स्टेज पर आए, क्रिस हैज वन ऑफ द मोस्ट इंप्रेसिव फिजिक्स इन द इंडस्ट्री, क्योंकि वो बहुत ज्यादा मसल कैरी कर रहे थे ऑन द फ्रेम। उनका स्टमक बिल्कुल भी ब्लोटेड नहीं था और एक स्मॉल टेपर्ड वेस्ट उन्होंने मेंटेन कर रखी थी, एंड वो प्रॉपर क्लासिक लाइंस, क्लासिक लुक कैरी कर रहे थे। क्रिस की पोजिंग पर भी इयान ने क्रिस के साथ बहुत ज्यादा काम करा था जो स्टेज पर दिख रहा था, और उनको फिर ब्रियॉन के साथ कॉल आउट में बुलाया गया, एंड उसी कॉल आउट में सादिक हैजलोविक भी थे, एंड क्रिस वाज लाइक होली शिट, मैं टॉप 5 क्रैक कर गया। और फिर जल्दी ही वहां कॉल आउट में क्रिस को बीच में खड़ा कर दिया गया। क्रिस वाज फीलिंग सुपर एक्साइटेड देयर, और फिर हर एक एथलीट की तरह क्रिस को भी मूव करा गया इधर से उधर, और एक बार तो कॉर्नर पर भी भेज दिया गया। बट देन क्रिस को फिर से बीच में बुलाकर स्टैंड कर दिया गया नेक्स्ट टू ब्रियॉन एंसली, और अपने फर्स्ट ही ओलंपिया में क्रिस इस तरह सेकंड प्लेस पर प्लेस कर गए। और तब क्रिस ने इसे एज अ विक्ट्री सेलिब्रेट करा कि अपने डेब्यू में ही, जहां क्रिस इतना हाई एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे, वहां पर वो सेकंड प्लेस कर गए। और अब तक तो इसके लिए जितने भी सैक्रिफाइसेस क्रिस ने करे थे वो सब वर रेडी टू पे ऑफ। एक जगह क्रिस ने खुद बताया कि उनके कई सारे फ्रेंड्स उन्हें लीव कर गए क्योंकि क्रिस ऑलमोस्ट हमेशा प्रेप पर होते थे, या अगर नहीं भी होते थे तो क्लीन डाइट, क्लीन खाना प्रेफर करते थे, और इसीलिए वो हमेशा मना कर देते थे कि मैं कहीं नहीं जा सकता बाहर खाने। और फिर मना करते करते एक टाइम ऐसा आ गया जब उनके दोस्तों ने पूछना ही छोड़ दिया कि छोड़ो यार, ये तो मना ही करेगा। एंड आप लोगों में से जितने भी लोग एक्चुअल में क्लीन ईटिंग करते हैं या प्रेप करते हैं, उन्हें पता होगा कितना ज्यादा चीजें आपको लीव आउट करनी पड़ती हैं। यू हैव टू सैक्रिफाइस एवरी आउटिंग और पार्टी
फिर चाहे आप कितना ही जाना चाहते हो। 2018 और ये था वो साल जब क्रिस के लिए सबसे ज्यादा मुश्किल हुई। इस साल में क्रिस की बॉडी ने वियर्ड तरीके से वाटर होल्ड करना स्टार्ट कर दिया था प्रेप के दौरान ही, और IgA डिसीज से डायग्नोस हुए थे। डॉक्टर्स ने बताया कि एक तरह से रेयर इम्यून डिसीज होती है जिसके साथ क्रिस पैदा हुए थे, और क्रिस को इस चीज ने पहले भी हिट कर रखा था 4 साल पहले, इनके बॉडी बिल्डिंग की करियर की स्टार्टिंग से भी पहले, जब ये यूनिवर्सिटी में थे, और उस टाइम पर भी ये हॉस्पिटलाइज हो गए थे और ऑलमोस्ट 50 पाउंड इन्होंने वेट उस टाइम पर लूज कर दिया था। और उस टाइम तो इसका रीजन भी इन्हें ठीक से पता नहीं लग पाया था, बट 2018 में जब ये हुआ शो से पहले, उस वक्त ये 7 से 8 वीक्स आउट थे। एंड देन क्रिस ने सोचा कि वो बहुत ज्यादा फ्लाइट्स पर हैं, बहुत ज्यादा इधर से उधर उनका जाना हो रहा है या उनका सोडियम इंटेक ज्यादा हो गया है, और क्रिस ने एक तरह से और भी ज्यादा पुश करा और टेस्ट या चेकअप नहीं करवाया। ये समझे कि ये जो भी है डाइट के मैसअप होने की वजह से हुआ है। एंड देन थोड़ा और स्ट्रिक्ट डाइट करी, एंड देन इन्होंने उस एडिड कार्डियो और स्ट्रिक्ट डाइट के बेस पर प्रोग्रेस करी और वेट लूज कर दिया। अगेन फिर जब वो उन्हीं दिनों सोकर उठे, उनका वेट फिर से 5 पाउंड तक बढ़ गया था, फिर से वाटर रिटेंशन हो रहा था, उनके मसल्स में स्पेशली क्वाड्स में और काफ्स के पोर्शन में फिर से काफी वाटर होल्ड हुआ था। और फिर उसके नेक्स्ट डे जब वो उठे, क्रिस ने जब वेट करा तो इट वाज मोर देन 15 पाउंड्स दैट डे, और ये पूरा वाटर वेट था गाइस। ये बहुत ही स्कैरी सिचुएशन थी क्रिस के लिए। उनकी बॉडी इस सिचुएशन में थी कि कुछ ज्यादा ही वाटर होल्ड कर रही थी। और 2017 में सेकंड प्लेस के बाद इस साल क्रिस ने एक अच्छा ऑफ सीजन लिया था और डाइट और अपने वर्कआउट पर बिल्कुल ऑन पॉइंट रखकर बहुत ध्यान दिया था, बहुत ही पॉजिटिव माइंडसेट के साथ प्रोग्रेस कर रहे थे। बट इस चीज ने उन्हें पूरा हिला कर रख दिया। पूरी बॉडी का स्ट्रक्चर ही चेंज था, हर जगह वाटर भरा हुआ था, ही वाज फीलिंग ब्लोटेड। और उसके बाद उन्होंने डॉक्टर को कंसल्ट करके टेस्ट करवाए। एंड देन अबाउट 4 वीक्स आउट में, क्योंकि ये सिचुएशन तब इतनी ज्यादा खराब हो चुकी थी, क्रिस वेंट स्ट्रेट टू द इमरजेंसी रूम। 2018 क्रिस के लिए एक हार्डेस्ट ईयर रहा। वो हॉस्पिटल में ऑलमोस्ट 6 दिन रहे और डॉक्टर्स ने वहाँ क्रिस की किडनी बायोप्सी भी करी, और ये इन चीजों से इतना ज्यादा डर गए थे कि क्या ये दोबारा बॉडी बिल्डिंग कर पाएंगे या कुछ ज्यादा सीरियस तो नहीं हो गया। क्योंकि गाइस प्रोफेशनली इस स्पोर्ट में अगर आप हो तो यू हैव टू यूज अ लॉट ऑफ स्टफ, एंड जितने भी परफॉर्मेंस इनहेंसिंग ड्रग्स आपको यूज करने होते हैं, दे ऑल हैव देयर साइड इफेक्ट्स। तो यस, ये सब टॉप एथलीट्स प्रॉपर टेस्ट करवाते हैं, हर एक चीज को अच्छे से विजन करा जाता है, बट उसके बाद भी एक खतरा हमेशा ही बना रहता है। जिस तरह से अभी रिसेंट टाइम्स में ही कई सारी डेथ्स कई बिग नेम्स एथलीट्स की सामने आई हैं। फिर जब रिजल्ट्स आए क्रिस के, तो डॉक्टर्स ने फाइनली कहा कि इट्स नॉट रिलेटेड टू बॉडी बिल्डिंग, कोई ऐसी बड़ी चीज नहीं है और ही कैन कंटिन्यू विद हिज करियर। उन्हें लेसिक्स प्रिस्क्राइब करी गई। गाइस, लेसिक्स एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग डायरेक्टिक है। इस पूरे पीरियड में उन्होंने सिर्फ डाइट से ही थोड़ा स्टिक करा था, क्योंकि ट्रेनिंग तो उनकी पूरी तरह से इम्पैक्ट हो गई थी। ही वाज नाउ रनिंग बिहाइंड द स्केड्यूल। और फिर इन्होंने उस टाइम पर कीटो डाइट फॉलो करी, बहुत ज्यादा कैलोरिक डेफिसिट पे चले गए ताकि सारा वाटर फ्लश आउट हो जाए, जिसके लिए कीटो डाइट इज वेरी इफेक्टिव। किडनी की भी आपकी बहुत हेल्प होती है। कीटो में आप प्रोटीन कंजम्पशन भी कम कर देते हो। प्लस द लेसिक्स ही वाज टेकिंग, और उस टाइम पर इनके फिर इलेक्ट्रोलाइट्स लेवल भी इतने कम हो गए थे कि इनके चेस्ट पर, इनके आर्म्स पर और इनके लेग्स पर भी आए वक्त क्रैम्प पड़ने लग गए थे। और इस वक्त इयान ने और इनकी सिस्टर ने इनका बहुत साथ दिया। वो अब बहुत ज्यादा डिस्करेज फील कर रहे थे शीशे में खुद को देखकर, फीलिंग फ्लैट, लूजिंग वेट विद ऑल द डायरेटिक्स, और उसके बाद भी बॉडी में वाटर रिटेंशन पूरी तरह से कंट्रोल नहीं हो पा रहा था। और फिर क्रिस ने बताया कि उन्हें जब स्टेज पर आना था वो शेक कर रहे थे। इट वाज टेरिबल मोमेंट फॉर हिम। इवन बैक स्टेज भी वो अपनी काव्स में, अपनी क्वाड्स में वाटर फील कर सकते थे। और उन्होंने बताया कि उन्हें पता था कि अगर वो स्टेज पर जाकर शेक करेंगे तो लोग समझेंगे कि मैंने अपनी फिजिक रूइन कर दी है, प्रेप मैसअप कर दी है, क्योंकि ना ही मैं उतना क्रिस्प था और साथ में शेकिंग। ये स्टेज पर एक पोस्ट करते थे और उसके बाद ही शेक करना स्टार्ट कर जाते थे। देन उन्हें फर्स्ट कॉल आउट में बुलाया गया एंड क्रिस वाज लाइक, ओके, मैं अच्छा कर रहा हूँ, आई कैन स्टिल डू दिस। उसके बाद क्रिस को और बियॉन को स्टेज पर दोबारा बुलाया गया आफ्टर फर्स्ट कंपैरिजन, जिसका मतलब गाइस सिर्फ एक ही था कि ही मेड इट। और फिर उनके अंदर वो एनर्जी, वो ऊर्जा का संचार हुआ। उस टाइम उनकी फैमिली के सब लोग रो रहे थे बैक स्टेज। ही हैड वाटर, और उसके बाद भी ही मेड इट। और ये सब प्री जजिंग की बात है। और फिर नाइट शो के लिए ही वाज प्रिपेयर्ड, ही फेल्ट कॉन्फिडेंट। फिर इयान ने क्रिस की डाइट में और चेंजेस करी, जो फाइनल कुछ मील्स थे, और कार्डियो वगैरह ऐड करके ही ट्राइड टू कम इन शार्पर, और क्रिस फिर से सेकंड प्लेस पर मूव कर गए। लेकिन जब 2018 में क्रिस की सेकंड प्लेस आई तो उन्होंने इसे एज अ फेलियर कंसीडर करा, जैसे वो कुछ भी इंप्रूव ही नहीं कर पाए हो लास्ट ईयर से। तो गाइस, यहाँ नोट करने वाली बात ये है कि इतनी एक्सट्रीम सिचुएशन में भी क्रिस डटे रहे। 2019 के ओलंपिया में प्री जजिंग जब हो रही थी तो वो क्रिस के लिए एक बहुत बड़ी मूवमेंट थी। इस वक्त वो अपनी इंप्रूवमेंट से, अपनी कंडीशन से, अपनी हेल्थ से, सब चीजों से कॉन्फिडेंट थे स्टेज पर जाते हुए। हर चीज अपनी जगह पर फॉल इन कर चुकी थी। लास्ट ईयर की प्रॉब्लम की वजह से क्रिस को अपनी कंडीशन का और पहले से ही उसे हैंडल करने का तरीका पता लग चुका था। इस बार क्रिस ने किसी चीज को बीच में नहीं आने दिया। उसके बाद जब फाइनल्स का टाइम आया और जजेस ने अनाउंस करा 5th, 4th एंड 3rd, और उन तीनों में ही क्रिस का नाम नहीं था, तो फिर से एक बार बियॉन और क्रिस स्टेज पर थे। एंड क्रिस के हिसाब से उस टाइम पर वो ब्लैंक चले गए थे, क्योंकि पहले भी ये चीज हो चुकी थी। बट इस बार उन्हें अपनी प्रिपरेशन से, अपनी सिचुएशन से ज्यादा उम्मीदें थी। एंड जो हुआ वो सब जानते हैं। क्रिस ने डिफीट कर दिया था 2 टाइम्स क्लासिक फिजिक चैंपियन ब्रियॉन एंसली को। और जब क्रिस ने 2019 में फर्स्ट टाइटल जीता, लगातार 2 साल
ब्रियॉन एंसली से हारने के बाद उनकी विक्ट्री से ब्रियॉन एंसली के कोच क्रिस कॉर्मियर और ब्रियॉन काफी हद तक खुश नहीं थे और उन्हें नहीं लगा कि क्रिस बमस्टेड ब्रियॉन एंसली से इतने ज्यादा बेहतर थे। एंड टू बी ऑनेस्ट गाइस, उस साल कॉम्पिटिशन था ही कुछ ऐसा। ब्रियॉन वाज एट हिज पीक और क्रिस जो अभी जस्ट गेटिंग स्टार्टेड हो रहे थे, क्योंकि अभी तक वो ह्यूज डिफरेंस जो हम पिछले कुछ सालों से क्रिस के और दूसरे एथलीट्स के बीच में देख रहे हैं वो अभी तक नहीं आया था। वो गैप अभी तक इतना नहीं बढ़ा था और क्रिस और ब्रियॉन के बीच में बैक पोजेस में बहुत बड़ा डिफरेंस था। क्रिस की बैक की थिकनेस और क्रिस के आर्म्स दोनों उस टाइम पर क्रिस के वीक बॉडी पार्ट्स थे और क्रिस की एक्चुअल इंप्रूवमेंट जिन्होंने उन्हें एक बिल्कुल ही पेडेस्टल पर लाकर खड़ा कर दिया वो क्रिस ने अभी अचीव तक नहीं करी थी। क्रिस का वो क्रेजी लेवल अप करना अभी बाकी था। फिर आया 2020 और 2020 वो साल था जब थोड़ी बहुत बीफ भी रही ब्रियॉन और क्रिस के बीच में, जैसे कि आप यहाँ देख सकते हैं। ब्रियॉन से पूछे जाने पर ही सेड, मैं क्रिस को आउटपोज कर दूंगा और मैं हर जगह पर हर पोज में क्रिस को बीट करूंगा। मैं ज्यादा कंप्लीट हूं। बट गाइस, वो साल क्रिस का इनक्रेडिबल था। 2020 में आते हुए क्रिस ने बहुत सारी इंप्रूवमेंट्स कर ली थी। आई मीन यस, ही वॉन इन 2019, बट क्रिस को ये पता था कि वो हर बैक शॉट में डिस्ट्रॉय हो रहे थे ब्रियॉन से। और इस साल क्रिस के पास टाइम था। ही डेफिनेटली मेड इंप्रूवमेंट्स और क्रिस की बैक जो एक वीक बॉडी पार्ट था, अब इस साल में आते आते क्रिस ने एक सिग्निफिकेंट लेवल तक इंप्रूव कर ली थी। आई मीन गाइस, कैन यू बिलीव कि ये सिर्फ एक साल की इंप्रूवमेंट्स है? क्योंकि क्रिस को एज अ रिटर्निंग चैंपियन ये दिखाना था कि वो डिजर्व करते थे टॉप स्पॉट पर रहना। और इस साल ब्रियॉन भी इंप्रूव आए थे, बट क्रिस की इंप्रूवमेंट्स एक क्रेजी लेवल की थी। ही हैड एडेड साइज, ही हैड एडेड थिकनेस, क्योंकि स्ट्रक्चरली क्रिस के पास वो सब था। वो लाइंस, वो स्ट्रक्चर, वो वैक्यूम जो क्लासिक में एक स्टेपल की तरह देखा जा रहा था। लॉन्ग आर्म, टॉल क्लासिक लुक। जबकि गाइस ब्रियॉन के पास भी एक स्मॉल वेस्ट थी और एक इंसेन क्रेजी बैक और मसल मैच्योरिटी ब्रियॉन के पास उनकी एज की वजह से और स्पोर्ट में लंबे टाइम से रहने की वजह से बहुत ही ज्यादा है। बट ब्रियॉन के पास वो ब्रॉड स्ट्रक्चर नहीं था जो क्रिस को एक एज दे रहा था। ब्रियॉन एक लिमिट हिट कर चुके थे अपने वेट से और एक तरह से अपने पूरे पोटेंशियल को यूज कर चुके थे। और ब्रियॉन के लिए और ज्यादा इंप्रूवमेंट्स करने का मतलब था कि और मसल ऐड करना, क्योंकि जिस तरह से ब्रियॉन स्टेज पर आते थे पील्ड और मैक्सिमाइज पोटेंशियल के साथ, उस तरह से और मसल ऐड करने के लिए उनके पास कोई बफर था ही नहीं। और इस बारे में तो हम डिटेल में बात करेंगे आगे ही इस वीडियो में। क्रिस की 2020 की जो विक्ट्री थी वो बहुत ही ज्यादा डोमिनेटिंग थी और ब्रियॉन और टाइटल के बीच का डिफरेंस अब एक ह्यूज लेवल तक बढ़ गया था, क्योंकि इस साल ब्रियॉन थर्ड पर आ गए थे क्योंकि टेरेंस रफिन उनकी जगह ले चुके थे सेकंड प्लेस पर। देन कम्स 2021 और इस साल क्रिस लास्ट ईयर के कंपैरिजन में इन टर्म्स ऑफ कंडीशनिंग थोड़े सॉफ्ट थे। बट ऐसा नहीं था कि क्रिस स्टेज पर ऑन नहीं थे। इट्स जस्ट 2020 में क्रिस ने इतनी इंप्रूवमेंट्स करके दिखा दी थी कि इट वाज लाइक इस बार क्रिस के आर्म्स कैसे होंगे, इस बार क्रिस की बैक कैसी होगी। ये बस ऐसा नहीं था जैसे लास्ट ईयर सबने बोला था, ओ माय गॉड क्रिस ने ये क्या कमाल कर दिया। एंड इस डिवीजन में आई थिंक अब तक ये डिसाइड हो रहा था कि व्हाट दे वांट, क्योंकि ऑनेस्टली गाइस जिस तरह की लाइंस और स्ट्रक्चर टेरेंस होल्ड कर रहे थे इन 2021, एक टफ कंपैरिजन था क्रिस और टेरेंस के बीच में। और अगर टेरेंस की हाइट थोड़ी लंबी होती और वो स्कोप होता 10 से 15 पाउंड और अपने फ्रेम पर और ऐड कर पाने का, देन आई टोटली बिलीव अनडाउटेडली टेरेंस एक बहुत ही ज्यादा बड़े चैलेंजर बन जाते। और ये क्लियर था कि अगर क्रिस ऑफ आ गए या थोड़े भी लैग कर गए, टेरेंस उसे कैपिटलाइज करके मूव अप कर जाएंगे। ब्रियॉन इस साल भी बहुत ज्यादा अमेजिंग आए थे वैक्यूम नेल करके और इस साल तक ये उनका एक वन ऑफ द बेस्ट शेप था। उनकी कंडीशनिंग और शेप दोनों ही काफी सुपीरियर थे। और टेरेंस के बाद एक्चुअल में ब्रियॉन वाज द सेकंड एथलीट जो इतने अमेजिंग थे उस टाइम पर स्टेज पर। वो इतने अच्छे कंडीशन और स्ट्रक्चर के साथ आए थे, बट क्रिस फिर भी उन दोनों से बहुत ज्यादा आगे थे और इस तरह क्रिस ने थर्ड टाइटल अपने नाम कर लिया। देन इस साल का तो हम जानते ही हैं, क्रिस के और बाकी सारे कंपेटिटर्स के बीच का गैप कितना ज्यादा बढ़ गया है। ये पहला साल था क्रिस के प्रोफेशनल करियर की स्टार्ट से जब उन्हें इयान ने कोच नहीं करा, बट क्रिस गए भी तो द वेरी बेस्ट के पास और ऐसा लग रहा था कि क्रिस अब क्या इंप्रूवमेंट्स करेंगे। आई मीन ही मैक्सिमाइज हिज पोटेंशियल। क्रिस ऑलरेडी अनबीटेबल थे, एक कंप्लीट चैंपियन, एक डोमिनेटिंग चैंपियन, लेकिन नहीं, क्रिस और हैनी रैम्बोट इस बार एक ऐसा पैकेज लेके आए जो क्रिस का अब तक का सबसे बेस्ट पैकेज था। कंडीशनिंग नेक्स्ट लेवल थी। आप ये साइड पोजीशन में अगर देखोगे पहले के कंपैरिजन में तो आप रियलाइज करोगे हाउ फ्रीकिशली अमेजिंग कंडीशन क्रिस ब्रॉट दिस ईयर। फाइनल कॉल आउट सिर्फ एक नाम का ही था, क्योंकि क्रिस और रामोन के बीच कोई भी ऐसा पोज नहीं था जहां क्रिस वॉज बीइंग बीट। क्रिस वॉज अनटचेबल दिस ईयर और अब आगे भी ऐसा ही होना है। फिर कई बातें जो कई सालों से सुनने में आ रही थी क्रिस के ओपन क्लास में कम्पीट करने की, उस पर भी हमें थोड़ी क्लैरिटी मिली, जहां क्रिस ने बताया कि वो शायद रिटायरमेंट से पहले एक बार जस्ट फॉर फन कम्पीट करेंगे ओपन कैटेगरी में, या फिर जब वो ऑफ सीजन में होंगे और 15 से 20 पाउंड हैवियर वे कर रहे होंगे तब शायद वो जस्ट फॉर फन कम्पीट कर लेंगे क्लासिक के लिए कट करने से पहले। बट कभी भी सीरियसली जस्ट ओपन के लिए प्रेप वो नहीं कंसीडर करेंगे, क्योंकि नंबर 1 उनके लिए 20 से 25 पाउंड एक्स्ट्रा गेन करना इज वेरी डिफिकल्ट।
उनके फ्रेम पर उनके लिए उनके हिसाब से ये एक बहुत बड़ा इशू रहा है। एंड सेकंड, ओपन के लिए सीरियस प्रेप का मतलब मोर मसल, मोर साइज एंड मोर पीईडी यूज, जिसे वो अवॉइड करना प्रेफर करेंगे। क्रिस बमस्टेड एक्चुअली बिलीव्स दैट प्रो बॉडी बिल्डिंग इज टू एक्सट्रीम टू रिमेन हेल्दी, और उनकी मेन प्रायोरिटी यही है कि हाउ टू बी हेल्दी इन द लॉन्ग टर्म, क्योंकि उनके साथ कई हेल्थ इश्यूज ऑलरेडी हो चुके हैं जो अभी तो नहीं, बट अगर चीजों को थोड़ा कंट्रोल में नहीं रखा गया तो कैन टेक अ वेरी डेंजरस फेस। तो क्रिस ने इतना कुछ ऑलरेडी अचीव कर ही लिया है और यहाँ वो एक लेगेसी क्लासिक डिवीजन में अपनी कंटिन्यू रख सकते हैं, क्योंकि वो ऑलरेडी बहुत ज्यादा डोमिनेट कर रहे हैं इस डिवीजन में। और क्रिस को क्लासिक डिवीजन में बीट करना इज नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल, क्योंकि क्लासिक डिवीजन के साथ एक प्रॉब्लम भी है कि ये ज्यादा बेनिफिशियल है टॉलर बॉडी बिल्डर्स के लिए। और यू नो व्हाट, सबसे ज्यादा बेनिफिट किसको है? 6 फीट 1 इंच से 6 फीट 2 इंच के बीच वाले एथलीट्स को। और क्रिस की हाइट एग्जैक्ट क्या है? इसी रेंज में। चलिए इसे समझते हैं फैक्ट्स के साथ। ये देखिए, 5 फीट से लेकर 5 फीट 7 इंचेस तक हर एक फीट ग्रो करने पर आपको 5 पाउंड तक गेन करने का बफर मिलता है। बट उसके बाद क्या होता है? जब आप 5 फीट 7 इंचेस से ऊपर हो तब एकदम से आप पुट ऑन कर सकते हो 7 पाउंड, 5 से सीधा 7 पाउंड का बफर। तो या तो ये एक फॉर्मूले के साथ इक्वल इंक्रीमेंट्स होता, बट नहीं। चलिए आगे चलते हैं। उसके बाद आपकी हाइट अगर और ज्यादा है तो 5 फीट 8 इंच से 5 फीट 9 इंच तक आप 8 पाउंड गेन कर सकते हो। तो गाइस बेसिकली 5 पाउंड 5 पाउंड 5 पाउंड, फिर एकदम से आप 7 पाउंड गेन कर सकते हो, और फिर उसके बाद आप गेन कर सकते हो 8 पाउंड तक। तो ठीक है, यहाँ भी हम मान लेते हैं कोई फॉर्मूला यूज होगा, बट नहीं। उसके बाद क्या होता है? उसके बाद अगले 1 इंच पर आप क्या कर सकते हो? फिर से 7 पाउंड यूज कर सकते हो, और फिर उसके अगले 1 इंच पे 8 पाउंड। तो व्हाट डज दिस मीन? व्हाट इज दिस फॉर्मूला? 5 5 फिर 7 फिर 8 फिर 7 फिर 8। और फिर क्या होता है? जब आप 6 फुट 1 इंच के हो जाते हो, जब आप 6 फीट 1 इंच प्लस हो जाते हो, तो आप सीधे सीधे गेन कर सकते हो 10 पाउंड, जो क्रिस को अलाउड है। सडनली ये नंबर देखिए गाइस कितना ज्यादा इंक्रीज हो गया। तो बेसिकली गाइस रामोन डिनो हो गए, या फिर आंद्रे ड्यू, और या फिर ओपन डिवीजन के राफेल ब्रांडो, जो कि खुद 5 फीट 11 इंचेस के हैं। इन सबको ही क्लासिक में कंपीट करने के लिए 18 पाउंड कम मसल मास या वेट कैरी करना होगा क्रिस बमस्टेड से, इवन जब ये सिर्फ 2 इंच छोटे हैं क्रिस से। बट अगर आपकी हाइट 5 फुट 7 इंच है जो ब्रियॉन की है, तो आप टेरेंस से सिर्फ 10 पाउंड हैवियर वे कर सकते हो, क्योंकि हर एक इंच पर आप सिर्फ 5 पाउंड इंक्रीज कर सकते हो। तो टेरेंस की हाइट 5 फुट 5 इंच एंड ब्रियॉन की हाइट 5 फुट 7 इंच, 2 इंचेस मतलब 10 पाउंड। और यही दिक्कत है गाइस, आप 5 फुट 7 इंच हाइट पर जस्ट एक लिमिट तक वे करके कैसे compete करोगे क्रिस बमस्टेड से, जो 240 पाउंड तक वे कर सकते हैं। इट्स मोर देन 55 पाउंड का डिफरेंस ब्रियॉन और क्रिस के वेट कैप में। आई मीन ब्रियॉन की अपर बॉडी इज इनसेन, बट लोअर बॉडी ही कांट ब्रिंग दैट अप नो मैटर व्हाट। तो जैसे ब्रियॉन को आप सुनने मिलता है जजेस से कि तुम्हें अपने लेग्स को ग्रो करना पड़ेगा, तो ब्रियॉन सोचते होंगे हाउ, अभी ही ये इम्पॉसिबल है वेट कैप हिट करना। ये पील आते हैं पूरी तरह से, पूरे डिहाइड्रेटेड, श्रेडेड विद एवरी पाउंड यूटिलाइज्ड, और फिर उसके बाद कैसे वो लेग्स को इंक्रीज करें या साइज गेन करें। सो इट इज वेरी अनरियलिस्टिक। तो अब क्या तरीका बचता है? आई मीन क्रिस के पास मोर मसल है, मोर बैक है, अगर रामोन से कंपैरिजन में आप देख लें तो। और अगर रामोन को एक चांस बनाना है तो अपनी बैक को और ग्रो करना पड़ेगा, बट रामोन वो कैसे करेंगे? क्योंकि इस वेट कैप में ही अगर रामोन को वो चीज करनी है तो कहीं और से साइज लूज करना पड़ेगा, और फिर वो बॉडी पार्ट लैग कर जाएगा, क्योंकि इस साल ही रामोन वे इन हिट नहीं कर पाए थे। तो गाइस एक तरह से इस सिचुएशन का सॉल्यूशन है हाइट और वेट की जो रिक्वायरमेंट है वो रिमूव कर देना। क्योंकि लिसन टू मी नाउ, इमेजिन करें क्रिस की हाइट ब्रियॉन जितनी होती और फिर क्रिस को वे करना पड़ता 185 पाउंड तक, और उसके लिए ऑलमोस्ट 55 से 60 पाउंड तक लूज करना पड़ता। अब लेट्स बी ऑनेस्ट गाइस, आप बताओ क्या जब एक बैलेंस कॉम्पिटिशन होता, क्योंकि 60 पाउंड इज ह्यूज, इतना बड़ा डिफरेंस, इतनी ह्यूज मार्जिन होती, क्योंकि 185 पाउंड और 240 पाउंड इज ह्यूज गाइस। तो ऑनेस्टली गाइस, अगर टेरेंस की हाइट थोड़ी भी बड़ी होती तो जैसा पोटेंशियल जैसी लाइंस टेरेंस ने दिखाई है 2021 में, और वो भी सिर्फ बीइंग 5 फीट 5 इंचेस, तो वो डेफिनेटली एक बहुत ही बड़ी थ्रेट होते हैं क्रिस के लिए। नाउ गाइस एक और कंपेटिटर है जो स्ट्रांग लग रहा है और जिसकी बात भी हमें यहाँ कर लेनी चाहिए, और वो है राफेल ब्रांडो, जो इस बार ओपन कैटेगरी में 10th प्लेस पर प्लेस कर गए। स्टेज वेट था 245 पाउंड, 5 फीट 11 इंचेस। एंड लेट्स बी ऑनेस्ट, राफेल का फ्रेम इज मोर ऑन द क्लासिक साइड, और क्लासिक डिवीजन में डेफिनेटली वो अपनी प्लेसिंग इंप्रूव कर सकते हैं अगर कंपीट करते हैं तो। क्रेजी सिमेट्री, कंडीशनिंग एंड फ्रेम, अगर आप इनकी पोजिंग देखोगे तो आपको ये और ज़्यादा रियलाइज होगा। नॉनदलेस एवरीथिंग दैट इज रिक्वायर्ड इन क्लासिक फिजिक, बहुत ही सिमेट्रिकल एंड क्लासिक स्ट्रक्चर। बट क्लासिक फिजिक में आने पर राफेल के साथ भी सेम इशू आएगा। राफेल को फिर से 20 से 22 पाउंड तक मसल लूज करना पड़ेगा 5 फुट 11 इंच होने की वजह से, और इस डाउनसाइज होने की वजह से राफेल इज गोइंग टू बी नो कंपैरिजन टू क्रिस। एंड यस ही कैन प्लेस हायर, बट क्रिस को डिथ्रोन करने के लिए नॉट इनफ। नाउ आई एम नॉट अगेंस्ट क्रिस, रामोन थोड़ा सा वेट पुट ऑन कर सकते हैं, अपनी बैक इंप्रूव कर सकते हैं, राफेल थोड़ा सा वेट लूज करके आ सकते हैं क्लासिक लुक के लिए, टेरेंस भी थोड़ा सा वेट बढ़ा सकते हैं। क्या ये जबरदस्त एक्साइटेड नहीं होगा? बैलेंसिंग आउट द ऑड्स, क्रिस बमस्टेड के साथ एक बिगर टेरेंस और रामोन डिनो एंड मोर क्लासिक राफेल, बट नॉट लिमिटेड टू वेट।
डिवीजन की रिक्वायरमेंट्स अभी भी वही है, क्लासिक लुक, क्लासिक लाइंस एक्सेट्रा, बट एथलीट्स कैन वे व्हाट दे वांट, क्योंकि कई बार जब आप वे करने जाते हो आपकी हाइट वहां अलग आती है, फिर या तो आप वेट लूज करो या फिर बाहर हो जाओ। एथलीट्स को वरी नहीं करना पड़ेगा इस सिचुएशन में इस चीज के लिए, बट वरी करना पड़ेगा बेस्ट शेप लाने के लिए, बेस्ट क्लासिक स्ट्रक्चर। इमेजिन करें किसी एथलीट की किसी रीजन से हाइट हिट नहीं हुई वेट से और वो कम्पीट नहीं कर सकता, क्योंकि गाइस लेट्स बी ऑनेस्ट ऐसी गलतियां हम देख चुके हैं पहले भी कई डिविजन्स में, इवन इस साल भी ऐसा हुआ था। एथलीट सोचते हैं वो 5 फुट 11 इंच है और यहाँ आने पर उनकी हाइट 5 फुट 11 इंच से थोड़ी सी कम आ जाती है। व्हाट इज द रिजल्ट? आपकी वेट लिमिट सीधे 7 से 8 पाउंड तक गिर जाती है। इमेजिन करें वो डिसअपॉइंटमेंट जो उस एथलीट की कंट्री और उसके फैंस के लिए होगा। तो हर जगह गाइस ऑब्वियसली एक साइज का एडवांटेज होता ही है, बट देन अगेन यहाँ बात सीधे सीधे जजेस पर आ जाएगी कि वो एक्चुअल स्ट्रक्चर पर जाएं और क्लासिक लुक प्रेफर करें ना कि साइज को। तो अपने बेस्ट वेट पर बेस्ट क्लासिक स्ट्रक्चर के साथ सब एथलीट्स आने के ट्राई करें एंड सी हाउ इट गोज, क्योंकि नॉट एवरी एथलीट कैन बी एज बिग एज ओपन कैटेगरी एथलीट। क्रिस की हाइट पर क्रिस को अगर ओपन में कम्पीट करना पड़े एक कंपेटिटिव पोजीशन के लिए, तो ही विल हैव टू ग्रो 20 से 25 पाउंड्स मोर एंड दैट इज वेरी डिफिकल्ट फॉर क्रिस। ही सेड इट हिमसेल्फ। तो गाइस इट वाज माय ओपिनियन एंड आई हैड दिस पॉइंट इन माय माइंड, तो मैंने सोचा आप लोगों के साथ डिस्कस कर लूं। बाकी आई होप वीडियो आपको पसंद आया हो। पसंद आया है तो प्लीज लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो, नोटिफिकेशन बेल को दबा दो। थैंक यू, बाय बाय।